स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज संविधान का एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है, उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, थोड़ा सा उसको पढ़ा जाए। बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है संविधान के भाग और अनुसूचियां। तो संविधान के भाग पर चर्चा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, जो उसमें शामिल 22 भाग हैं, उनमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं, इस पर चर्चा किया गया था। आज भारतीय संविधान में अनुसूचियों पर बात करेंगे कि इसमें कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में किस विषय को रखा गया है, क्योंकि अनुसूचियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसीलिए एक छोटा सा लेक्चर अनुसूचियों पर भी हो जाए, जिससे आने वाले परीक्षाओं में यदि इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आसानी से वो हमारे पहुंच में रहे, रीच में रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान में अनुसूचियों के बारे में। तो यदि बात करते हैं संविधान में, पहले तो कितनी अनुसूचियां हैं इस पर बात करते हैं। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अंगीकार हमने 26 नवंबर 1949 को किया, तो उस समय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। उस समय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं। तो अब बात ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12, अर्थात 4 अनुसूचियां संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं। वो कब कब जोड़ी गई हैं इस पर आगे अभी हम जब उन चारों अनुसूचियों को पढ़ेंगे तो कब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो आपकी 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची है, 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 86 में, 85-86 में जोड़ी गई और 11वीं और 12वीं 92 में जोड़ी गई। तो विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसको जोड़ा गया है, इन अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया है। तो अब ये वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो वो अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, एक एक करके इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला यहीं से एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। प्रारंभ में कितनी थी? 8 थी। चलिए आगे यदि हम एक एक अनुसूचियों को लेकर के डिस्कस करते हैं, तो संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 1 में भी इसी का वर्णन था। तो अनुसूची 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है और उसके अनुसार वर्तमान में 28 राज्य भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनका वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। उसके बाद में यदि हम दूसरी अनुसूची पर बात कर लें,
क्योंकि ये देखिए अनुसूची से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है। तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी हुई है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें जो प्रमुख पद हैं उससे संबंधित लोगों का वेतन क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, पेंशन क्या होंगे, इस बात को शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें किन किन पदों पर बैठे लोगों के वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि की बात की गई है। तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी, इनका वेतन क्या होगा, भत्ते कैसे निर्धारित होंगे और पेंशन का डिसीजन क्या होगा, मानक क्या होगा, ये दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दूसरी अनुसूची का विषय है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो दूसरी अनुसूची का जो विषय होगा वो विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्गीकरण किया गया है। ये एक शार्ट टाइप में हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि क्या शामिल है, तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन को इसमें शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन लोग हैं हमने यहाँ डिटेल कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, साथ में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। अब यहाँ देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वेतन उसको सभापति के रूप में मिलता है उस समय। तो साथ में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति उपसभापति है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा सीएजी, इन पदों पर बैठे लोगों के वेतन के बारे में बात किया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद में यदि तीसरी अनुसूची के बारे में बात कर लें, तो जो तीसरी अनुसूची में विषय शामिल है वो संवैधानिक पदों को ग्रहण करने से पूर्व जो लोगों के द्वारा शपथ लिया जाता है उसका प्रारूप इसमें शामिल किया गया है। तो यहां लिखा गया है तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप इसमें शामिल है। अर्थात इन पदों पर बैठे लोगों के द्वारा जो शपथ ग्रहण किया जाता है उस शपथ का प्रारूप क्या होगा, ये तीसरी अनुसूची का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पर भी बात करेंगे। तो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप इस पे दिया गया है। कौन कौन लोगों के शपथ और प्रतिज्ञान का, जैसे संसद के सदस्यों का, मंत्रियों का, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, सीएजी का और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का। संसद सदस्यों का, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का, संसद में जो मंत्री पद धारण करेंगे उनका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तथा सीएजी का। इन लोगों के शपथ का प्रतिज्ञान और शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। एक चीज थोड़ा सा इसमें समझने की चीजें हैं और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है और कंफ्यूज भी किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसूची 3 है हमारी, उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। तो हम जनरली जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो ये चीजें आ जाती हैं कि जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनके शपथ का प्रारूप क्या होगा, सब तीसरी अनुसूची में शामिल है। अर्थात तीसरी अनुसूची का जो विषय है वो शपथ का प्रारूप है। लेकिन यहां ध्यान रखने की जरूरत है, देखिए इसमें कहीं भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ के प्रारूप में या इनके नामों की चर्चा यहां नहीं की गई है।
राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का प्रारूप के नाम का चर्चा देखो सदस्यों में है, मंत्री हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका तो चर्चा किया गया है, लेकिन इनके शपथ का प्रारूप पर चर्चा यहां नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहां अक्सर बन जाता है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहां है। तो जनरली हम जब नहीं पढ़े होते तो मान लेते हैं तीसरी अनुसूची में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 3 पद पर जो संवैधानिक लोग जब बैठते हैं तो उनके शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं लिखा है या तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो किया कहां गया है, ये जानकारी का विषय है। तो जो राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है, राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है, ये ध्यान देने की विषय है, अनुच्छेद 60 में दिखाया गया है। ऐसे उपराष्ट्रपति पर यदि बात कर ले तो उपराष्ट्रपति के पद का जो शपथ प्रारूप है वो अनुच्छेद संख्या 69 में दिखाया गया है। और यदि राज्यपाल पर बात कर ले, राज्यपाल पर बात कर ले तो राज्यपाल के शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल संख्या 159 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। तो बाकी लोगों के शपथ का प्रारूप तो है तीसरी अनुसूची में, लेकिन ये 3 पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का प्रारूप अलग अलग से विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60, फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद संख्या 159। इसमें इन 3 लोगों का शपथ का प्रारूप है, बाकी और का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन ना होने पाए, क्योंकि अक्सर ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ है, तो हम जनरली मान लेते हैं कि तीसरी अनुसूची में होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तीसरी अनुसूची का जो विषय है वो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। आइए चौथी अनुसूची पर यदि हम बात करें कि चौथी अनुसूची में क्या विषय शामिल है, तो हमारी जो राज्यसभा है उसमें सदस्य कहां से आएंगे। क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चीज जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से इस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे लोकसभा में जो सदस्य होते हैं तो लोकसभा में जो सदस्य चुन करके जाते हैं वो हर एक राज्यों में अलग अलग लोकसभा की सीटें होती हैं और लोकसभा क्षेत्र का नाम होता है कि किस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र से ये सदस्य चुन करके आया है, इस लोकसभा सदस्य से ये सदस्य चुन करके आया है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम राज्यसभा पर बात कर लें तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ना किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात कोई भी जो सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाएगा उसको यही कहा जाएगा कि ये किसी राज्य विशेष से राज्यसभा सदस्य है, ना किसी संसदीय क्षेत्र से है। तो यहाँ जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो हमारी चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्या होगा, अर्थात किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में होंगे और किस संघ शासित क्षेत्र से कितने सदस्य राज्यसभा में होंगे, इसका जो आवंटन है, इसकी जो आवंटन की प्रक्रिया है उसके बारे में अनुसूची संख्या 4 में वर्णन किया गया है। अनुसूची संख्या 4 में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा जानकारी के लिए समझ भी लेते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में जो अधिकतम सीट हो सकती है, राज्यसभा में जो अधिकतम सीट हो सकती है वो अधिकतम 250 निर्धारित है, अधिकतम 250 निर्धारित है। लेकिन वास्तव में है कितना, तो वास्तव में है 245। अब 245 में 12 तो निकल जाएंगे जो राष्ट्रपति का मनोनयन की शक्ति है उसके तहत, तो 12 यदि इसमें निकाल दिया जाए तो बचेंगे 233। तो 233 सदस्य चुन करके आएंगे। अब इसी 233 सदस्य में राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होगा।
एक और इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं कि यदि मान लिया जाए, कहा जाए कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट का आवंटन किस राज्य को है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है राज्यसभा के, और उनकी संख्या कितनी है? 31 है। 31 सदस्य राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से है। तो चौथी अनुसूची का विषय क्या है? राज्यों में या राज्यों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा, ये इसका विषय है। क्योंकि बाकी डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस वहां यही पूछा जाएगा कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो बस आपको बता देना है कि अनुसूची संख्या 4 में इसका वर्णन है। चलिए 5 में क्या है? तो अनुसूची संख्या 5 की यदि हम बात कर लें तो इसमें कहा है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ये अनुसूची संख्या 5 में है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूची संख्या 5 में किया गया है। इस पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहां से पूछे गए हैं, और वो पूछे क्या गए हैं और कंफ्यूज क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। तो 5 पढ़ लिए, अब 6 पर भी चर्चा कर ले, तब एक साथ हम डिस्कस करते हैं। तो अनुसूची संख्या 5 में क्या कहा गया है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजात का प्रशासन। अनुसूची संख्या 6 में देखिए, अब अनुसूची संख्या में कहा गया है 6 क्या है? जनजात क्षेत्रों का प्रशासन। अच्छा यहां देखिए, यहां भी 5 में भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजात का प्रशासन है, और यहां भी जनजात क्षेत्रों का प्रशासन है। लेकिन समझने का विषय यही है, लेकिन अनुसूची जो 6 है उसमें जनजात क्षेत्रों का प्रशासन है, वो कहां? स्पेशल 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान है, और वो 4 राज्य क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित जनजात क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, इस संबंध में वर्णन स्पेशल अनुसूची संख्या 6 में किया गया है। बाकी देश के किसी हिस्से में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है उसके संबंध में 5 में वर्णन है, उसके संबंध में 5 में वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन स्पेशल इन 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके संबंध में जो वर्णन है ये 6 में वर्णन है, इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार इस पर क्वेश्चन उठाया है कि असम, त्रिपुरा या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, शॉर्ट फॉर्म में इसको AMTM आप कह सकते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा मिजोरम के जो अनुसूचित जनजात क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का जो वर्णन है वो अनुसूची संख्या 6 में किया गया है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी जगहों का वर्णन 5 में है, लेकिन स्पेशल 4 राज्यों का वर्णन 6 में किया गया है। क्योंकि इस पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बना है, कंफ्यूज करेगा। अच्छा अब मान लेते हैं हम रट लेते हैं या समझ लेते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का वर्णन किया गया है स्पेशल। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि 5 में है या 6 में है, क्योंकि कंफ्यूजन ना होने पावे, तो इसका वर्णन 6 में है, बाकी का वर्णन 5 में है। आइए अगली अनुसूची पर बात करते हैं, अनुसूची संख्या 7 पर बात करते हैं। तो अनुसूची 7 में क्या है? संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, इसके लिए 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां शामिल की गई हैं, ये हमने लिखा भी है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल की गई हैं। वो 3 सूचियां कौन सी हैं? वो 3 सूचियां हैं संघ सूची,
राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां शामिल हैं 7वीं अनुसूची में, और इन्हीं 3 सूचियों के आधार पर संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं तीनों सूचियों के द्वारा राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब संघ सूची क्या है? संघ सूची में जो भी विषय शामिल होंगे, संघ सूची में जो भी विषय शामिल होंगे उस पर पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। जो विषय राज्य सूची में शामिल हैं, जो विषय राज्य सूची में शामिल होंगे उन पर पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं शामिल होते हैं, तो उनको अवशिष्ट विषय कहते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो राज्य सूची में शामिल विषय पर राज्य कानून, संघ सूची में शामिल विषय पर संघ कानून, समवर्ती सूची पे शामिल विषय पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि राज्य सूची में शामिल विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल प्राविधान है कब बना सकता है। तो यहां केवल हम इतना जान लें कि शक्तियों का विभाजन इन्हीं तीनों सूचियों के आधार पर किया गया है, संघ और राज्य के मध्य। तो ये 7वीं अनुसूची का विषय है, अर्थात 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आइए 8वीं अनुसूची पर बात करें। इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। तो जो अनुसूची संख्या 8 है, इसमें भाषाएं शामिल हैं, भाषाओं का वर्णन है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन इसमें किया गया है। इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो आप उसको बताएंगे 8वीं अनुसूची में। या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में शामिल इन्हीं 22 भाषाओं को हम राजभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम राजभाषा भी कहते हैं, राजभाषा। तो राजभाषा जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उन्हीं को कहा जाता है। प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल 14 ही भाषाएं इसमें शामिल थी। कब कब, जैसे 1967 में सिंधी को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद में 92 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को शामिल किया गया, और उसके बाद में 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2004 में इसको शामिल किया गया। तो इस तरीके से 8 और नए भाषाओं को शामिल किया गया। 67 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरीके से कुल भाषाओं की संख्या हो गई 22। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनको हम राजभाषा की श्रेणी में रखते हैं। अब हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था तो तब उसमें केवल यहीं तक 8वीं अनुसूची तक ही ये विषय था, अर्थात 8 ही अनुसूचियां थीं। इसके बाद की जो 4 अनुसूचियां हैं उनको विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। तो वो हैं क्या? आइए अब उस पर बात करते हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है, जो आपकी 9वीं अनुसूची है, इसको प्रथम संविधान संशोधन, संविधान का जो पहला संशोधन था 1951 में किया गया था, उसके द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। जो 9वीं अनुसूची है
उसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। इसमें क्या विषय शामिल है तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। कहा गया कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण का प्रावधान है। इसमें कुछ ऐसे अधिनियम को शामिल किया गया है जिसको कानूनी वैधता कैसे प्राप्त होगी इसके विषय में बात किया गया है। अधिनियम, अनुच्छेद नहीं, अधिनियम और कुछ नियम इसमें शामिल हैं जिसको कानूनी वैधता मिली हुई है, कैसे मिली हुई है इसका प्रावधान किया गया है। अच्छा, और खास विषय क्या है कि इस अनुसूची में जो अधिनियम शामिल होंगे उसके लिए खास चीजें क्या हैं, महत्वपूर्ण चीज क्या है तो देखिएगा, इस अनुसूची में जो शामिल विषय हैं, जो भी अधिनियम इस अनुसूची में शामिल कर दिए गए हैं नियम बना करके, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात जो 9वीं अनुसूची में जो कुछ अधिनियम बना करके शामिल कर दिए जाते हैं तो वो अब वाद योग्य नहीं है, उसको चुनौती हम नहीं दे सकते हैं। बाकी संविधान में जो शामिल चीजें हैं या संसद के द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यदि अधिनियम बना करके यदि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल कर दिया गया तो अब वो न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है। यदि वर्तमान की बात करें तो लगभग 284 अधिनियम हैं जो इस समय 284 अधिनियम इस समय 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो इसमें इसको किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये थी 9वीं अनुसूची जो शामिल की गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आइए फिर अगले अनुसूची पर बात करते हैं जो 10वीं अनुसूची है। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी है तो ये दल बदल विधेयक से जुड़ी हुई चीज है, अर्थात इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल होता क्या है, तमाम राजनीतिक दल बने हुए हैं भारत में और उस राजनीतिक दल में शामिल लोग उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। वो किसी भी कारण से, चाहे वो लालच या प्रलोभन बस या जो भी कारण हो सकता है, तो इस दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए कि कैसे इसको रोका जा सकता है, और यदि कोई इस अधिनियम के तहत पाया जाता है तो उसकी सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है, इसका एक विस्तृत प्रावधान किया गया है। जो दल बदल से संबंधित अधिनियम है या बातें हैं वो हम अलग से पढ़ते हैं। तो ये आपकी थी 10वीं अनुसूची जिसमें ये प्रावधान है दल बदल से संबंधित प्रावधान। कब जोड़ा गया, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगली अनुसूची पर बात करते हैं, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 अब 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन जैसे हमारे सामने आता है तो तुरंत हमारा दिमाग जाना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था पर। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है फिर इसमें भी उसी चीज के बारे में बात किया गया होगा। तो जो अनुसूची संख्या 11 है इसमें क्या है, पंचायतों को कौन सी शक्तियां मिली हैं और उनका प्राधिकार क्या है, इसके विषय में चर्चा किया गया है। अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में है। साथ में इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं और प्रावधान क्या है
पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, इन सब से चर्चा किया गया है। और संविधान की जो अंतिम अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, उस पर बात करें तो इसको कब शामिल किया गया, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब ये भी ध्यान रखने की बात है कि जैसे 73वां का यदि नाम आता है तो तुरंत पंचायती व्यवस्था की बात सामने आ जाए, और 74वां संविधान संशोधन का नाम आता है तो तुरंत पालिका प्रशासन की बात, या नगर पालिकाओं का प्रशासन कैसे होता है, इस पर बात सामने आती है। तो जाहिर सी बात है 11वां पंचायती से संबंध है और 12वां पालिका प्रशासन से संबंधित है। जोड़ा कब गया, 1992 द्वारा। किस संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। इसमें क्या है, नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान है। जहां 11 में पंचायतों की शक्तियों का प्रावधान है, 12 में नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान है। इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें देखिए 18 विषय शामिल है। महत्वपूर्ण सेक्शन है, महत्वपूर्ण बात है, इसमें 18 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। 11वीं में कितने थे, 29 विषय शामिल थे। 11वीं में 29 विषय शामिल थे। तो 11वीं किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। 12वीं पालिका से संबंधित है। कितने विषय, 18 विषय। कब जोड़ा गया, 1992 के द्वारा। किस संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। तो यह था संविधान की 12 अनुसूचियों का परिचय, जिसमें प्रारंभिक में 8 थे, 4 को बाद में जोड़ा गया, 9, 10, 11 और 12। 9 को पहले संविधान संशोधन 1951, 10 को 1985 में जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन, 11 को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये एक परिचय था भारतीय संविधान में शामिल अनुसूचियों का। अब आगे हम संविधान के किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक चीज और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज इन अनुसूचियों का अध्ययन किया गया। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,